हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरओसी के बारे में। आरओसी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरओसी, उसके हेल्प से जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो जो आरओसी की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए हमें आरओसी कैसा मिलती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आरओसी होती क्या है। आपने पढ़ा होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आरओसी, सेम आप यहाँ पर भी पढ़ने वाले हो। तो जो आरओसी होती है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो आप ये स्टेटमेंट को देखो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज़ द रेंज ऑफ मॉड ऑफ जेड। जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो रेंज होता है जेड का, फॉर विच जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन सिग्नल और इक्विवेलेंटली डी टी एफ टी ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ एन इंटू आर टू द पावर माइनस एन कन्वर्जेस। तो ये आपको स्टेटमेंट समझेगा नहीं, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हूँ। In region of convergence, we can evaluate Z transform of x of n signal, which is nothing but DTFT of signal x1 of n, which is equal to x of n into r to the power minus n। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक ऐसा रेंज होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें जो x ऑफ n जो सिग्नल है उसका आप Z ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर सकते हो। आप x ऑफ n सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हो, इसका मतलब x1 ऑफ n सिग्नल जो कि बराबर में हो x ऑफ n इंटू आर टू द पावर माइनस n, आप इसका DTFT इवेल्युएट कर रहे हो। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक ऐसा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा रेंज होता है जिसमें आप ट्रांसफॉर्म को इवेलुएट कर सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ट्रांसफॉर्म विल बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है देन वी कैन इवेलुएट ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल। तो आप ऐसा बोल सकते हो, आरओसी को आप कुछ इस तरीके से बोलोगे, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो एक ऐसा रेंज होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें जो ट्रांसफॉर्म होता है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है। तो अगर ट्रांसफॉर्म एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है तो एक्स ऑफ एन सिग्नल का हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म इवेलुएट कर सकते हैं। हम लोग एक्स ऑफ एन सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म इवेलुएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एक्स ऑफ एन इंटू आर टू द पावर माइनस एन सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेलुएट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। सिमिलरली जो आरओसी होती है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं। आरओसी विल बी इन दी शेप, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में जो आरओसी थी उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे थे, मगर यहाँ पर जो आरओसी होगी आप उसको सर्कल से शो करोगे। यहाँ पर अगर आप देखो स्टेटमेंट, आरओसी विल बी इन दी, ये सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन करना। अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाए एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी इन जेड ट्रांसफॉर्म, तो सबसे पहले आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे, आप ये बताओगे कि जो आरओसी है वो होती क्या है। फिर उसके बाद आप लिखोगे दूसरा पॉइंट, आरओसी विल बी इन द शेप ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल विल बी एट द ओरिजिन ऑफ अ प्लेन, ऑफ अ जेड प्लेन। तो जो आरओसी होती है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर मैं जो कैंसलेशन कर रहा हूँ। तो जो आरओसी होती है वो एक सर्कल के शेप में होती है, या फिर बोल सकते हैं रिंग के शेप में होती है, रिंग के शेप में होती है, या फिर बोल सकते हैं सर्कल के शेप में होती है। और वो जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपके जेड प्लेन का क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, जो कि आपको ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जाम्पल, यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है इमेजनरी ऑफ जेड, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, रियल ऑफ जेड। और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, जेड प्लेन मिल गया। तो जो आरओसी होगी वो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में मिलेंगी। यहाँ पर आपने कंसिडर कर लिया सर्कल, और ये जो सर्कल का जो सेंटर है वो बहुत हद तक क्लियर है कि जेड प्लेन का क्या है, ओरिजिन है। तो ये दूसरा पॉइंट होगा जो कि आपको लिखना होगा आरओसी के बारे में। सिमिलरली अगर आप देखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आप ये लिखोगे कि जो आरओसी होगी वो ट्रांसफॉर्म को यूनिकली डिफाइन करने का काम करेगी। पहला पॉइंट आरओसी होती क्या है, दूसरा पॉइंट आरओसी सर्कल के शेप में होती है, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे जो आरओसी होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म को यूनिकली डिफाइन करने के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर ट्रांसफॉर्म को अगर आपको यूनिकली डिफाइन करना है तो जो आरओसी है उसके हेल्प से आप ट्रांसफॉर्म को यूनिकली डिफाइन कर सकते हो। तो आरओसी का और क्या काम होता है, ट्रांसफॉर्म को यूनिकली डिफाइन करने का काम भी आरओसी करती है। आरओसी विल डिफाइन द ट्रांसफॉर्म यूनिकली, जो आरओसी होगी वो ट्रांसफॉर्म को यूनिकली डिफाइन करेगी। फिर उसके बाद आप लिखोगे बाद वाला पॉइंट, फॉर राइट साइडेड सीक्वेंस। राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए क्या होगा, फॉर राइट साइडेड सीक्वेंस आरओसी विल बी इन द रीजन आउटसाइड ऑफ द सर्कल विच हैज़ रेडियस ए। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो आपको ये बोल रहा है, अगर आपका सिग्नल या फिर आपका सीक्वेंस अगर राइट साइडेड सीक्वेंस होता है तो जो आरओसी होगी वो सर्कल के बाहर का रीजन होगी, और वो जो सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो होगा ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है, राइट साइडेड सीक्वेंस है। तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस आपको इंडिकेट करेगी इमेजनरी ऑफ जेड और एक्स एक्सिस रियल ऑफ जेड। तो यहाँ पर आपने कंसिडर कर लिया यह है सर्कल।
तो राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए आपको जो आर जो मिलेगी ये सर्कल के बाहर मिलेगी, और ये जो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या रहेगा, ए रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, कर्सर को केयरफुली आप नोटिस करो, ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है वो है क्या, ये है आर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। कौन से सीक्वेंस के लिए, राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए। और राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए जो आर होगी वो रीजन होगी जो कि ये सर्कल के बाहर में होगी, और यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो क्या रहेगा, ए रहेगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ए होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, पोल्स की लोकेशन जहाँ पर ट्रांसफॉर्म लोकेटेड होता है। सिमिलरली उसके बाद आप लिखोगे, अगर आपका सीक्वेंस अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होता है, फॉर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, अगर आपका सीक्वेंस अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होता है तो जो आर होगी फॉर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, आर विल बी इन द रीजन इनसाइड सर्कल हैविंग रेडियस है। मतलब अगर आपका सीक्वेंस अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है तो जो आर होगी वो सर्कल के अंदर होगी। आर आपको सर्कल के अंदर मिलेगी, और जो सर्कल का जो रेडियस है वो आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये इमेजिनरी ऑफ जेड और यहाँ पर ये रियल ऑफ जेड। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये सर्कल, और यहाँ पर ये सर्कल के अंदर हमें क्या मिल रही है, आर मिल रही है। ये सर्कल के अंदर हमें कुछ इस तरीके से आर मिल रही है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो क्या रहेगा, ए रहेगा। वो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस आर विल बी इन द रीजन विच इज़ इनसाइड द सर्कल हैविंग रेडियस है। लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए जो आर होगी वो सर्कल के अंदर वाला रीजन रहेगी, और वो जो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या रहेगा, ए रहेगा। सिमिलरली उसके बाद आप क्या लिखोगे, आपको ये समझ में आ गया, राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए जो आपकी जो आर होगी वो सर्कल के बाहर रहेगी, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए आपकी जो आर होगी वो सर्कल के अंदर रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर आप सिक्स्थ वाला पॉइंट अगर कंसिडर करो, उसके बाद वाला पॉइंट आप क्या कंसिडर करोगे, आर डू नॉट कंटेन एनी पोल। जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें आपको कोई भी पोल नहीं मिलेगा। ये सेम है जो कि आपने, अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आर का कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो यहाँ पर आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको आर की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा समझने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग कंसिडर करते थे आर स्ट्रिप के फॉर्म में होती थी, आर एक लाइन के फॉर्म में होती थी, मगर यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म में आर आपको एक सर्कल के फॉर्म में दिखाई दे रही है। हमने डिस्कस किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में जो आर होगी वो एक पर्टिकुलर लाइन के राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगी फॉर राइट साइडेड सिग्नल। और सिमिलरली जेड ट्रांसफॉर्म के केस में आपको जो आर जो मिल रही है वो सर्कल के बाहर मिल रही है। सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने डिस्कस किया था, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है अगर आपके पास, लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए जो आर होगी वो एक पर्टिकुलर लाइन जो कि लेफ्ट में, एक पर्टिकुलर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए आपको जो आर जो मिल रही है वो सर्कल के अंदर के तरफ मिल रही है। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो कि सिमिलर है जेड ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। सिमिलरली अगर आप देखो इसके बाद वाला पॉइंट, आर डू नॉट कंटेन एनी पोल। जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें आपको कोई भी पोल नहीं मिलेगा। तो कंसिडर कर लेते हैं जो सीक्वेंस है वो है राइट साइडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमने सर्कल बना दिया, और जो आर आपको जो मिलेगी वो आपको बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से मिलेगी राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये जो आर आपको जो दिखाई दे रही है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पोल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पोल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पोल कहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, जहाँ पर हमें आर नहीं दिखाई दे रही है। आर हमें ये सर्कल के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। ये जो लाइन आपको जो दिखाई देती है, लाइन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पोल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पोल कहाँ पर होना चाहिए, आर में नहीं होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। तो ये जो पोल है वो आर में नहीं होके, ना होके यहाँ पर हो सकता है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो पोल है वो आर में एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने कंसिडर किया है लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस की आर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस की आर में सर्कल के अंदर आपको आर मिलती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पोल है वो आर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो आर उसमें पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अगर देखो, पोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता आर में, क्योंकि पोल के ऊपर ओवर पोल वी कैन नॉट इवेल्युएट ट्रांसफॉर्म। पोल के ऊपर आप ट्रांसफॉर्म को इवेल्युएट नहीं कर सकते। आर में आप क्या करते हो, आर में आप ट्रांसफॉर्म को इवेल्युएट करते हो। पोल पर आप ट्रांसफॉर्म को इवेल्युएट नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली जो पोल होगा वो आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आर में हम लोग ट्रांसफॉर्म को इवेल्युएट करते हैं। तो ओवर पोल पर जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग इवेल्युएट नहीं कर पाते। देयरफॉर नो पोल इन आर, जिसके वजह से जो आर उसमें हमें पोल नहीं मिलता।
सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर ओ सी विल कंटेन पॉइंट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर कॉशियल सिग्नल। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आपका सिग्नल अगर कॉशियल सिग्नल है तो कॉशियल सिग्नल में जो आर ओ सी होगी उसमें आपको जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट भी मिलेगा। जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपका कॉशियल सिग्नल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉशियल सिग्नल का मतलब क्या होता है, एंटी कॉशियल सिग्नल का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास अगर कॉशियल सिग्नल है तो कॉशियल सिग्नल के केस में क्या होगा, जो आर ओ सी होगी उसमें z इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट होगा। z इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट होगा, इसका मतलब z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी आप आपका जो ट्रांसफॉर्म है उसको इवेल्युएट कर पाओगे। तो इसी का ही मतलब होता है, अगर आपका सिग्नल अगर कॉशियल सिग्नल है तो जो आर ओ सी होगी उसमें z इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला भी पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद वाली अगर प्रॉपर्टी देखें, ये वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया, ये वाली प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस किया कि जो आर ओ सी होती है उसमें किसी भी जो आर ओ सी होती है उसमें हमें पोल नहीं मिलेगा, और क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया अगर हमारे पास अगर कॉशियल सिग्नल होता है तो कॉशियल सिग्नल के केस में जो आर ओ सी होगी उसमें जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब आर ओ सी में जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग इवेल्युएट कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन पोल, अगर एक से ज़्यादा पोल आपको मिल रहे हैं, एंड इफ़ सिग्नल या फिर बोल सकते हैं सीक्वेंस इज राइट साइडेड सीक्वेंस, देन आर ओ सी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म विल बी आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर आपको एक से ज़्यादा पोल मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जेड प्लेन कंसिडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमने जेड प्लेन कंसिडर किया, यहाँ पर आपको एक पोल मिला, दूसरा पोल यहाँ पर और तीसरा पोल यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे पोल मिल रहे हैं ये जेड प्लेन में। तो बेसिकली होगा क्या, अगर आपको ऐसे बहुत सारे पोल मिल रहे हैं जेड प्लेन में और आपका सीक्वेंस अगर राइट साइडेड सीक्वेंस है, तो जो आर ओ सी होगी ट्रांसफॉर्म की वो आउटर मोस्ट पोल के बाहर की तरफ होगी। अभी आउटर मोस्ट पोल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट पोल वो पोल होता है जिसका जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन के कंपैरिजन में वो सबसे ज़्यादा होता है। आउटर मोस्ट पोल इज़ द पोल विच हैज़ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जेड प्लेन, और यहाँ पर ये एक पोल, ये वाला पोल, और यहाँ पर ये वाला पोल। तो आप देख सकते हो ये जो टू पर हमें जो पोल जो दिखाई दे रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द ओरिजिन, इन कंपैरिजन विद द ओरिजिन। ये वाला भी जो पोल है उसका जो ये वाला भी जो पोल है लेफ्ट साइड में आप देखो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है ओरिजिन के कंपैरिजन में, मगर आपको ये वाला पोल नहीं कंसिडर करना होता है। बेसिकली आपको यही वाला पोल कंसिडर करना होता है। तो ये वाला जो पोल है इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आर ओ सी होगी वो आपको बाहर की तरफ मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये जो पोल आपको जो दिखाई दे रहा है ये पोल के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से सर्कल बनाया, पोल के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से सर्कल बनाया, और ये सर्कल के बाहर की तरफ आपको आर ओ सी मिलेगी। और यहाँ पर ये जो पोल है वो आर ओ सी में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप ऐसा मत समझ बैठना कि जो पोल है वो आर ओ सी में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो पोल है उसके ऊपर हमने सर्कल बनाया और सर्कल के बाहर हमने आर ओ सी बनाया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाया। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर एक से ज़्यादा पोल मिल रहे हैं और आपका सीक्वेंस अगर राइट साइडेड सीक्वेंस होता है, एक से ज़्यादा पोल आपको मिल रहा है और आपका सीक्वेंस अगर राइट साइडेड सीक्वेंस होता है, तो आपको आपकी ट्रांसफॉर्म की जो आर ओ सी होगी वो आउटर मोस्ट पोल के बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट पोल के बाहर की तरफ हमें आर ओ सी मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो इसके बाद वाला पॉइंट, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन पोल, अगर एक से ज़्यादा पोल अगर आपको फिर से मिल रहे, और अगर आपका सीक्वेंस अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस जो कंसिडर किया था कौन सा सीक्वेंस था, राइट साइडेड सीक्वेंस था। सिमिलरली एक से ज़्यादा पोल अगर आपको मिल रहे, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन पोल इन जेड प्लेन, और सीक्वेंस अगर आपका लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, तो जो आर ओ सी होगी ट्रांसफॉर्म की, देन आर ओ सी ऑफ ट्रांसफॉर्म विल बी द रीजन इन जेड प्लेन इनसाइड द इनर मोस्ट पोल। मतलब ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है, अगर आपके जेड प्लेन में अगर एक से ज़्यादा पोल है और आपका सीक्वेंस अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, तो जो आर ओ सी आपको जो मिलेगी, आपको जो आर ओ सी जो मिलेगी वो आपको इनर मोस्ट पोल के अंदर मिलेंगी। अभी इनर मोस्ट पोल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनर मोस्ट पोल ऐसे पोल होते हैं जिनका जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन के कंपैरिजन में वो मिनिमम होता है। इनर मोस्ट पोल इज़ द पोल विच हैज़ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है हमारा जेड प्लेन, और जेड प्लेन में आपको कितने पोल मिल रहे हैं, 1 2 3 4 4 पोल मिल रहे हैं।
तो कोई भी एक पोल कंसिडर कर लो, राइट साइड वाला पोल कंसिडर कर लो, इसका जो डिस्टेंस होगा, मतलब ऐसा पोल कंसिडर करना है जिसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन के कंपैरिजन में मिनिमम हो। तो ये वाला जो पोल आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, इसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। मगर ये वाला जो पोल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोल जो दिखाई दे रहा है, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोल है इसको हम लोग इनर मोस्ट पोल बोल सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो इनर मोस्ट पोल, ये जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये जो इनर मोस्ट पोल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इनर मोस्ट पोल, इसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके से सर्कल बनाया और ये सर्कल के अंदर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। इस सर्कल के अंदर हमें आरओसी मिलेगी। वंस अगेन यहाँ पर ये जो पोल आपको जो दिखाई दे रहा है, जो पोल है वो आरओसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो पोल है, ये पोल के ऊपर हमने सर्कल बनाया और ये सर्कल के अंदर हमें आरओसी मिल रही है। यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कर्सर की टिप इंडिकेट करी है, z=0 वाला पॉइंट है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपका एक्स ऑफ एन सिग्नल अगर एंटी कॉजल सिग्नल होता है, एंटी कॉजल सिग्नल है, इसका मतलब जो सिग्नल होगा वो आपको मिलेगा t<0 के लिए, मतलब सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी फॉर t<0 के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल होगा नॉन जीरो होगा वो t<0 के लिए। तो ऐसे सिग्नल के लिए जो आरओसी होगी ट्रांसफॉर्म की, फॉर सच सिग्नल दी आरओसी ऑफ ट्रांसफॉर्म विल इंक्लूड दी z=0 पॉइंट। तो ऐसे सिग्नल के लिए जो ट्रांसफॉर्म की जो आरओसी होगी उसमें आपको z=0 वाला पॉइंट मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर एंटी कॉशल अगर सिग्नल होता है, आपको पता है एंटी कॉशल सिग्नल क्या है, तो एंटी कॉशल सिग्नल के केस में यहाँ पर ये जो आरओसी आपको जो मिलेगी, ये आरओसी में z=0 वाला जो पॉइंट है वो आपको मिलेगा। मतलब z=0 पर भी जो ट्रांसफॉर्म होगा आप उसको इवेलुएट कर पाओगे। और सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, अगर आपका सिग्नल अगर कॉशल सिग्नल होता है तो आरओसी में आपको z=∞ वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये दो पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, ये वाला पॉइंट और जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक्स ऑफ एन सिग्नल अगर एंटी कॉशल सिग्नल होता है तो आपको जो आरओसी जो मिलेगी उसमें z=0 वाला पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली अगर आपका सिग्नल अगर कॉशल सिग्नल होता है तो ऐसे केसेस में आरओसी में z=0 वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। z=0 पॉइंट विल नॉट बी प्रेजेंट इन आरओसी इफ सिग्नल इज कॉशल सिग्नल। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपका सिग्नल अगर कॉशल सिग्नल होता है तो ऐसे केसेस में आरओसी में z=∞ वाला पॉइंट मिलेगा और z=0 वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब कॉशल सिग्नल के केस में z=∞ पर आप ट्रांसफॉर्म को इवेलुएट कर पाओगे, मगर z=0 पर ट्रांसफॉर्म को इवेलुएट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपके पास अगर एंटी कॉशल सिग्नल है तो एंटी कॉशल सिग्नल के केस में क्या होगा, z=0 वाला जो पॉइंट होगा वो आपको आरओसी में मिलेगा। आरओसी में आपको z=0 वाला पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब एंटी कॉशल सिग्नल के केस में z=0 पर जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको आप इवेलुएट कर लोगे। सिमिलरली इसके बाद वाला अगर हम लोग पॉइंट कंसिडर करें, इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बोलती है, इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ अ डबल साइडेड सीक्वेंस, अगर एक्स ऑफ एन अगर डबल साइडेड सीक्वेंस होता है देन आरओसी ऑफ ट्रांसफॉर्म विल बी द रिंग बिटवीन टू पोल्स बट डू नॉट कंटेन एनी अनदर पोल। मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपको ये बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो आपको ये बोल रहा है, अगर एक्स ऑफ एन सीक्वेंस अगर आपका डबल साइडेड सीक्वेंस होता है तो जो आरओसी जो होगी वो आरओसी आपको दो कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में मिलेंगी और वो जो कंसेंट्रिक रिंग है उसके बीच में कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है और वो दो कंसेंट्रिक रिंग के बीच में या फिर वो दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा और वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी होने दो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है। चाहे कोई भी प्रॉपर्टी होने दो, डबल साइडेड सिग्नल होने दो, लेफ्ट साइडेड सिग्नल होने दो, राइट साइडेड सिग्नल होने दो, आरओसी में आपको पोल नहीं मिलने वाला। हमने डिस्कस किया है क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जेड प्लेन, यहाँ पर ये इमेजिनरी ऑफ जेड और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रियल ऑफ जेड। यहाँ पर हमने एक पोल कंसिडर किया और यहाँ पर हमने एक पोल कंसिडर किया। तो आपका जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है, आपका जो सीक्वेंस है वो डबल साइडेड सीक्वेंस है। तो अगर आपका सीक्वेंस अगर डबल साइडेड सीक्वेंस होता है तो आपको दो कंसेंट्रिक रिंग मिलेंगी। तो यहाँ पर ये जो पोल हमने जो कंसिडर किया है, ये पोल के ऊपर हमने एक रिंग कंसिडर किया जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। और सिमिलरली ये वाला हमने जो पोल जो कंसिडर किया है, ये पोल के ऊपर हमने एक रिंग कंसिडर किया है जो कि हमें ये वाली कर्सर की टिप शो कर रही है। तो यहाँ पर आपको कंसेंट्रिक रिंग मिल गई। अब ये कंसेंट्रिक रिंग के बीच में आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा, आई मीन ये कंसेंट्रिक रिंग के बीच में आपको आरओसी मिलेगी।
तो यहाँ पर ये कंसेंट्रिक रिंग, दूसरी वाली कंसेंट्रिक रिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर जो मूव कर रहा है आप उसको देखो, यहाँ पर आपको मिल रही है ROC। ये आपको क्या मिल गई? ये आपको मिल गई ROC। ये आपको मिल गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपको क्या मिल गया? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया। और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको आप इवेल्युएट कर लोगे। तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर एक्स ऑफ एन सीक्वेंस अगर डबल साइडेड सीक्वेंस होता है तो हमें दो कंसेंट्रिक रिंग मिलेंगी जो कि दो अलग अलग पोल पर होगी, और वो कंसेंट्रिक रिंग के बीच में हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा, और वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में किसी भी तरीके का पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इसके बाद वाली प्रॉपर्टी, इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ अ राइट साइडेड सीक्वेंस, अगर एक्स ऑफ एन सीक्वेंस अगर राइट साइडेड सीक्वेंस होता है, एंड इफ ROC ऑफ इट जेड ट्रांसफॉर्म, या फिर बोल सकते हैं ROC ऑफ इट ट्रांसफॉर्म includes a circle mod of z is equal to r naught, then all finite value of z for which mod of z greater than r naught will also be there in the ROC। स्टेटमेंट को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको सिंपल वे में लिखा हूँ। आपका जो सीक्वेंस है वो है राइट साइडेड सीक्वेंस एक्स ऑफ एन, और ये जो सीक्वेंस का जो ट्रांसफॉर्म है उसकी ROC में आपको क्या मिल रहा है? सर्कल मिल रहा है, और वो जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो क्या है? वो है r नॉट। सर्कल का जो रेडियस है वो है क्या है? वो है r नॉट। तो यहाँ पर हमने कोई ट्रांसफॉर्म कंसिडर किया था और वो ट्रांसफॉर्म की हमें ROC मिली, और हमने एक राइट साइडेड सीक्वेंस कंसिडर किया था, राइट साइडेड सीक्वेंस की ट्रांसफॉर्म की हमें ROC मिली। कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, सर्कल के बाहर की तरफ हमें ROC मिलती है इन केस ऑफ राइट साइडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये हमने राइट साइडेड सीक्वेंस की ROC कंसिडर करिए, और यहाँ पर आपको जो रेडियस जो दिखाई दे रहा है ये रिंग का, वो कितना दिखाई दे रहा है? r नॉट दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है, इफ़ देयर इज़ अ सर्कल हैविंग रेडियस मोर देन r नॉट, अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस r नॉट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जो सर्कल होगा वो भी ये वाली ROC में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 3 सर्कल बनाया है। यहाँ पर ये पहला वाला सर्कल जिसका जो रेडियस था वो क्या था? r नॉट, r इज इक्वल टू r नॉट। यहाँ पर ये दूसरा वाला सर्कल जिसका जो रेडियस है r ग्रेटर देन r नॉट, और यहाँ पर ये तीसरा वाला सर्कल जिसका जो रेडियस है वो r नॉट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों सर्कल जिनका जो रेडियस है वो r नॉट, ये दोनों सर्कल जिनका जो रेडियस है वो r नॉट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये दोनों जो सर्कल होंगे वो भी ROC में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वही आपको बोलती है, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपको यही बोल रही है, यही बोल रही है। क्या बोल रही है प्रॉपर्टी? अगर आपके पास कोई राइट साइडेड सीक्वेंस है, अगर आपके पास अगर कोई राइट साइडेड सीक्वेंस है, और अगर वो राइट साइडेड सीक्वेंस के ट्रांसफॉर्म की ROC, अगर आपके पास अगर कोई राइट साइडेड सीक्वेंस है और वो राइट साइडेड सीक्वेंस की अगर ट्रांसफॉर्म की अगर ROC, अगर आपके पास अगर कोई राइट साइडेड सीक्वेंस है और वो राइट साइडेड सीक्वेंस की अगर ट्रांसफॉर्म की, वो राइट साइडेड सीक्वेंस की ट्रांसफॉर्म की ROC में अगर आपको कोई सर्कल मिलता है, वो सर्कल का रेडियस अगर r नॉट हो जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और सिमिलरली अगर आपको कोई और सर्कल मिल रहा है जिसका रेडियस r नॉट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया, तो सारे के सारे जो सर्कल हो गए वो ये ROC में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें क्या डिस्कस करती है? इफ़ एक्स ऑफ एन सीक्वेंस इज़ अ लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, अगर एक्स ऑफ एन सीक्वेंस अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होता है, एंड इफ ROC ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्म इंक्लूड्स अ सर्कल हैविंग मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r नॉट, then all finite value of z for which mod of z lesser than r नॉट will also be there in the ROC। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी, ये आपको क्या बोलती है? अगर आपका सीक्वेंस अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होता है और वो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म की ROC में अगर आपको कोई सर्कल मिल रहा है और वो जो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? वो है r नॉट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वो है सर्कल, लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस है। तो लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस के केसेस में बेसिकली होता क्या है? लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस के केसेस में जो आपको जो सर्कल जो मिलेगा वो सर्कल के अंदर आपको मिलेंगी ROC। तो हमने लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस कंसिडर किया था, तो ये लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस के केस में जो सर्कल होगा उसके अंदर हमें क्या मिल रही है? ROC मिल रही है। और मान लेते हैं जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो क्या है? ये सर्कल का जो रेडियस है वो हमने क्या कंसिडर किया? सर्कल का जो रेडियस है वो है r नॉट। सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? वो है r नॉट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई सर्कल कंसिडर करें जिसका रेडियस r नॉट के कंपैरिजन में कम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है इसका तो रेडियस r नॉट है, ये वाला सर्कल इसका जो रेडियस है वो r नॉट के कंपैरिजन में कम है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला सर्कल इसका जो रेडियस है वो r नॉट के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये वाला जो सर्कल है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, इसका जो रेडियस है वो r नॉट के कंपैरिजन में बहुत कम है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला सर्कल इसका जो रेडियस है वो r नॉट के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो यहाँ पर ये सर्कल जिनका जो रेडियस है वो r नॉट के कंपैरिजन में लेज़र है, तो यहाँ पर ये जो सर्कल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल हो गए वो ROC में एग्जिस्ट करेंगे।
तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इफ़ देयर इज़ अ सर्कल, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रही थी, ये प्रॉपर्टी हमें ये बोल रही थी अगर आपके पास अगर कोई लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है और उसके ट्रांसफॉर्म की आरओसी में अगर आपको सर्कल मिल रहा है और वो सर्कल का रेडियस अगर आर नॉट है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो सर्कल और ये सर्कल का रेडियस आर नॉट है। और सिमिलरली इफ़ देयर इज़ अ सर्कल हैविंग रेडियस लेस देन आर नॉट, अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर नॉट के कंपैरिजन में कम है, तो जो पर्टिकुलर जो सर्कल होगा वो भी आर में प्रेजेंट होगा, मतलब ये वाले जो सर्कल है वो भी आर में प्रेजेंट होंगे। तो अगर वो सर्कल अगर आर में अगर प्रेजेंट होते तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। मैंने एनलार्ज करके यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कराऊँ, यहाँ पर ये इमेजनरी ऑफ जेड और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रियल ऑफ जेड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया था इनिशियल सर्कल जिसका जो रेडियस था वो क्या था, वो था आर नॉट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला सर्कल, इसका जो रेडियस आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, इसका जो रेडियस है वो आर नॉट के कंपैरिजन में कम है। सिमिलरली ये वाला सर्कल, इसका जो रेडियस है वो आर नॉट के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। तो ये सारे के सारे जो सर्कल हो गए वो आर में एग्जिस्ट करेंगे, जो कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी बोल रही थी। सिमिलरली इसके बाद वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, अगर एक्स ऑफ एन सीक्वेंस, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन अगर सीक्वेंस होता है, फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस होता है या फिर बोल सकते हैं बाउंडेड सीक्वेंस या फिर बोल सकते हैं बाउंडेड सिग्नल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जो ट्रांसफॉर्म की जो आरओसी होगी, देन आरओसी ऑफ ट्रांसफॉर्म विल बी द एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी आपको ये बोल रही है, अगर एक्स ऑफ एन सीक्वेंस अगर आपका एक्स ऑफ एन सीक्वेंस अगर फाइनाइट ड्यूरेशन वाला सीक्वेंस होता है, तो जो ट्रांसफॉर्म की जो आरओसी होगी वो एंटायर जेड प्लेन होगी एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ट्रांसफॉर्म की जो आरओसी आपको जो मिलेगी ये पूरी जेड प्लेन मिलेंगी एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको आप इवेलुएट नहीं कर पाओगे।